हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल और हम लोग बात कर रहे थे महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो पिछले वीडियो में मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है। उसको हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से और अच्छे से समझा था। अब जो मैंने बताया था कि उनका सिद्धांत बाद में फेल हो गया था, उसकी आलोचना भी हमने की थी, क्यों उनका फेल हुआ, कौन कौन सी उन्होंने गलतियां की थी। फिर उसी में थोड़ा सुधार करके एक वैज्ञानिक थे, या आप कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्री थे, वेगनर, जलवायुवेत्ता थे वेगनर। तो ये जर्मनी के थे। इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत को भी कहा जाता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। लगभग वही सिद्धांत है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। और ये लॉन्ग में पूछा जाता है, हमेशा आता है तो 8 या 10 नंबरों में पूछा जाता है। कई यूनिवर्सिटी में तो 14 नंबर के लिए भी ये पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत ही आसान है। अगर आपने पिछला वीडियो समझा है तो इसको भी समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले समरी बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखिए, इस चित्र को देखिए। इन्होंने कहा, वेगनर ने कहा, बहुत पहले समय की बात है, पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा गया। इन्होंने कहा, हमने नहीं। ये कौन कह रहा है? वेगनर कह रहे हैं कि बहुत समय पहले, उस काल को ये कहते हैं परमियन पीरियड। ये परमियन क्या होता है, ट्रैसिक क्या होता है, जुरासिक क्या होता है, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इन्होंने कहा, वेगनर ने, कि परमियन काल में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते हैं, और उस पेंजिया के चारों तरफ एक ही महासागर था जिसको पैंथालासा कहा इन्होंने। यानी परमियन काल में एक महाद्वीप था पेंजिया और एक महासागर था पैंथालासा, जो उस पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था। फिर आगे जब ट्रैसिक युग आया तो उसमें ये टूट गया दो भागों में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। फिर आगे जुरासिक काल में भी इसमें खंडन हुआ और क्रेटेशियस काल में भी ये और टूटे। और आज हम देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार बन गए। यानी जो पहले एक ही महाद्वीप था पेंजिया, वो पहले लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, फिर कई और भागों में टूटा, फिर क्रिटेशियस काल में टूटकर लगभग आज के जैसा बन गया। ये क्रिटेशियस काल का है, लगभग आज ही के जैसा ये भी है। देखिए, इसको जहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ ये भी आज ही कैसा जैसा दिख रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत है, और ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया का पार्ट है, यानी यूरोप और एशिया का। ये देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है स्पष्ट। तो भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था। देखिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ लेंगे फिर आप थ्योरी जो मैं पढ़ाऊँगा वो तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा है, ये भारत है। गोंडवाना लैंड से टूटा, यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ आगे बढ़ा, और यहाँ आके जुड़ गया। तो इस प्रकार से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। और जब महाद्वीप टूटते गए तो जो पैंथालासा था वो भी सिकुड़ता गया और कई सारे महासागर बन गए। तो पैंथालासा सिकुड़ करके प्रशांत महासागर बन गया, ये इन्होंने बताया था। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक चित्र और देख लीजिए, हालांकि पिछले वीडियो में इसको मैंने दिखाया था। ये लॉरेशिया है, ये गोंडवाना लैंड है। पहले ये जुड़े हुए थे और इनको पेंजिया बोला जाता था, फिर बाद में टूटे। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब आपको समझते जाना है जो मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता था, मतलब जलवायु के बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, यानी जलवायुवेत्ता थे, भूगर्भवेत्ता भी थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, कुछ आपको याद रखना है। अब इनके सामने मूल समस्या क्या थी, ये देखिए। वेगनर के सामने मूल समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक ही स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु पाई गई। मतलब जैसे मान लीजिए भारत की बात करें तो इन्होंने देखा कि भारत में किसी समय
पहले बहुत ठंडी जलवायु थी और आज गर्म जलवायु है। तो इन्होंने सोचा कि ये कैसे हो गया, एक ही स्थान पे जहाँ पहले ठंडी जलवायु पाई जाती थी वहाँ गर्म जलवायु क्यों पाई जाने लगी, या जहाँ पहले गर्म जलवायु पाई जाती थी वहाँ ठंडी क्यों पाई जाने लगी। इन्होंने सोचा और विचार किया, तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट निकाला सोच करके। इन्होंने सोचा एक तो ये हो सकता है कि जलवायु जो है उसका स्थानांतरण हुआ हो, यानी भारत के ऊपर पहले मान लीजिए भारत में पहले गर्म जलवायु थी, बाद में ठंडी हो गई, या ठंडी थी बाद में गर्म हो गई, तो जलवायु का स्थानांतरण हुआ, जलवायु आई और गई, ये हुआ होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने ये सोचा कि जलवायु स्थिर रही होगी और स्थल खंड जो है उनका परिवर्तन हुआ होगा, यानी स्थल खंड का स्थानांतरण हुआ होगा। दो चीज़ें इन्होंने सोची। फिर इन्होंने दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुना। इन्होंने कहा कि जलवायु का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, स्थल खंड ही स्थानांतरित हुए होंगे, यही परिवर्तित हुए होंगे, इधर से उधर गए होंगे। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी और आगे बढ़ानी शुरू की। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब मैं फिर से पढ़ के समझाता हूँ। वेगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में, भूमंडल मतलब पृथ्वी, यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी है। यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर है, मान लीजिए स्थल को स्थिर मान लें, यानी ये जो धरती का जो ये पार्ट है, स्थलीय भाग है, यानी जो महाद्वीप हैं, अगर इनको स्थिर मान लें तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, यानी जो जलवायु की दशाएं हैं वो स्थानांतरित हुई होंगी, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्णार्ध जलवायु का आगमन हुआ होगा। परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं, मतलब इनको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये घटना हुई है। दूसरा, इन्होंने देखा कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहें तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया है। यानी इन्होंने दूसरा वाला चुना। सोचा तो दोनों चीज़ें, या तो स्थल स्थिर रहा होगा और जलवायु का प्रवाह हुआ होगा, या फिर इन्होंने कहा कि जलवायु स्थिर रहा होगा और स्थल का प्रवाह हुआ होगा। तो यानी इन्होंने यही चीज़ माना कि जो स्थल है उसी का प्रवाह हुआ है, जलवायु अपने स्थान पर स्थिर है। वही चीज़ ये बताया है कि स्थल के स्थायित्व को, यानी स्थल स्थिर है, इस बात को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और इन्होंने कहा स्थिर नहीं है भाई, चलायमान है। अब देखिए, इन्होंने मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे, यानी कि जो कार्बोनिफेरस युग है उसमें जो सभी भाग थे वो जुड़े हुए थे, और इस स्थल खंड का नामकरण पेंजिया किया। कार्बोनिफेरस युग वही जो पर्मियन काल मैंने आपको बताया था, उसी के आसपास का ये भी काल है। तो इन्होंने बताया कि पर्मियन काल या कार्बोनिफेरस युग में जो सभी स्थल खंड थे वो जुड़े हुए थे, और उस स्थल खंड को, उस भाग को इन्होंने नाम दिया पेंजिया। इन पर छोटे छोटे आंतरिक सागर थे, छोटे छोटे गड्ढे थे। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा रखा। यानी पेंजिया के चारों तरफ एक बड़ा महासागर था जिसको उन्होंने पैंथालासा कहा। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं पहले ही, अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो उत्तरी भाग लॉरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। पेंजिया में 3 परतें थीं, ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती सीमा और केंद्र में निफे था। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सियाल सीमा पर कैसे तैर रहा। वेगनर ने यह भी सुझाव दिया कि लाखों वर्षों की गति के कारण बृहत महाद्वीप पेंजिया जुरासिक समय 2 बड़े महाद्वीप भूखंडों में बदल गया, यानी 2 खंडों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ये मैंने आपको अभी चित्र में पहले ही दिखा दिया कि जब समय आगे बढ़ा तो ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूटा, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। फिर क्रिटेशियस काल में ये आज के समय में अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। क्रिटेशियस काल में लॉरेशिया भी टूटता है और गोंडवाना लैंड भी टूटता है, और
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर जैसे, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बनते हैं क्रिटेशियस काल में। पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया। लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, यूरोप, एशिया बना। और पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत आते हैं। और इन दो खंडों के बीच का जो सागर था उसको टेथिस सागर कहा गया। आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये उत्तर में लॉरेशिया है, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। पहले एक ही थे, बाद में टूट गए, तो बीच का जो सागर बना ये टेथिस सागर कहलाया। ये देखिए महाद्वीपीय विस्थापन, पहले ये सब जुड़े हुए थे ऐसे, फिर ये धीरे धीरे टूटने लगे। ये देखिए, ये जो है छोटा सा मेडागास्कर है। अब ये कुछ सबूत भी देते हैं, कुछ साक्ष्य देते हैं कि कैसे पहले आपस में जुड़े थे, हम किन आधारों पर कह सकते हैं। यानी महाद्वीप पहले आपस में जुड़े थे, हम कैसे कह सकते हैं। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने कारण बताए, इन्होंने साक्ष्य दिए। इन्होंने बताया, पहला इन्होंने कारण दिया कि आंध्र महासागर, आंध्र मतलब अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। मतलब अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को देखोगे आप, पूर्व और पश्चिम को, तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे से टूटे हुए हैं। जैसे एक बिस्कुट है, अगर इसको ऐसे तोड़ देंगे तो ये एक दूसरे के खंड हो जाएंगे और फिर इनको जोड़ेंगे तो जुड़ भी जाएंगे। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों किनारों को देखेंगे, पूर्व और पश्चिमी किनारों को, तो ऐसा लगता है पहले जुड़े हुए थे। आप देख लीजिए मानचित्र में जाकर के। फिर इन्होंने कहा, जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है, इसी को जिक्सा फिट कहा गया। इन्होंने कहा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट भी आपस में जुड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जाइए और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट को जोड़ दीजिए, फिट हो जाएंगे एकदम। फिर इन्होंने कहा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को मिलाया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी मिला करके। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दोनों कैसे जुड़ गए, पहले ये ऐसे जुड़े हुए थे, बाद में अलग हो गए। ऐसे और सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। इन्होंने दूसरा सबूत दिया कि जो जीवाश्म हैं उनके भी साक्ष्य विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए हैं और वो एक जैसे हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका में कुछ जीवों के साक्ष्य पाए गए, अफ्रीका में पाए गए, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए, भारत में भी पाए गए। तो इन जीवों के साक्ष्य एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे जीवाश्म हैं। तो जीवाश्म एक जैसे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी ये टुकड़े एक साथ रहे होंगे। फिर इन्होंने कहा पर्वत श्रृंखला का मिलान किया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप की पर्वत श्रृंखलाओं में भी समानता दिखती है। इन्होंने कहा प्राचीन जलवायु का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कोयले के भंडार और हिमनदों के निशान भी कई महाद्वीपों में पाए गए हैं। जैसे भारत में भी कोयला पाया जाता है, दक्षिण भागों में, दक्कन के भागों में आप देखेंगे। और आप अफ्रीका में चले जाइए तो वहाँ भी आपको कोयला मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। तो अगर इन सारे क्षेत्रों में कोयले पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए होंगे पहले। तो ये इतने इन्होंने सबूत दिए जब इनसे पूछा गया। हालांकि ये सबूत काफ़ी नहीं थे, इनकी आलोचना भी बाद में हुई। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी अभी तक कि महाद्वीपीय सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया और क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताया साक्ष्य के तौर पर। अब हम देखेंगे कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ क्यों, कारण कौन कौन से थे, किस बल के कारण हुआ। भाई टूटा तो क्यों टूटा, पेंजिया टूट कर दो भागों में अलग हुआ, फिर दो भाग से कई भाग बने, तो क्यों टूटे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रवाह संबंधी बल, यानी वो प्रवाहित कैसे हुए, कैसे टूटे। देखिए वेगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुआ। विभाजन कैसे हुआ, इन्होंने बताया कि भाई ज्वारीय बल, जो टेलर ने बताया था उसी को इन्होंने बताया। तो ज्वारीय बल के कारण टूटा, यानी पृथ्वी लगातार घूम रही थी और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लग रही थी, उस कारण टूटा। पेंजिया का विभाजन हुआ, दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर।
उत्तर की ओर या फिर भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर, यानी कि जैसे टेलर ने बताया था ठीक वही चीज़ इन्होंने भी दोहरा दी। टेलर ने भी बताया था कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का भूमध्य रेखा की ओर पहले आप कह सकते हैं कि प्रवाह हुआ, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर, तो वही चीज़ें इन्होंने भी बताई। ये प्रवाह दो बलों के कारण हुए। देख लीजिए, दो बल। भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ वो गुरुत्व बल के कारण हुआ, यानी दोनों खंड एक दूसरे से चिपक रहे थे गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इस कारण हुआ। और दूसरा था प्लवनशीलता का बल। प्लवनशीलता मतलब तैरने का गुण एक प्रकार से। तो ये दो बल थे, इसके कारण भूमध्य रेखा की ओर इनका प्रवाह हुआ। तो याद रखिए, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह दो बलों के कारण हुआ, एक गुरुत्व बल और एक प्लवनशीलता बल। फिर उन्होंने बताया महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह किस कारण हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण। अब वेगनर इसके पहले जो टेलर थे वे सिर्फ चंद्रमा की ज्वारीय बल की बात कर रहे थे, तो उनकी आलोचना की गई कि चंद्रमा में इतनी शक्ति नहीं है कि वे पृथ्वी के किसी खंड को अलग कर सके। तो इन्होंने वेगनर ने थोड़ा दिमाग लगाया और चंद्रमा के साथ इन्होंने सूर्य को भी जोड़ दिया। इन्होंने कहा सूर्य और चंद्रमा दोनों की जो ज्वारीय शक्ति थी उसने बल लगाया और जो खंड हैं वो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगे। चूँकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है और खंड जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाने लगे। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का काम करती है। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, पहले पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी पर ब्रेक यानी रोक का काम करती है। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं और स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। अब इसको मैं समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। इसको देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित या आप कह सकते हैं घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूरब दिशा में। अब यहाँ सूर्य है और यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है। एक मिनट, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये दोनों इस पर अपनी ज्वारीय बल या आकर्षण शक्ति लगाएंगे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड या जितने भी खंड हैं। तो पृथ्वी तो घूम जाएगी पश्चिम से पूरब, लेकिन ये लॉरेशिया गोंडवाना लैंड ये ब्रेक लगाएंगे, इन पर ब्रेक लगेगा, ये रुके रहेंगे, एक प्रकार से रुकने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आकर्षण शक्ति लगा रही है, इसको रोक रहे हैं। तो ये इनका दिशा इधर हो जाएगा, पूरब से पश्चिम। तो इसी कारण पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे पूरब से पश्चिम प्रवाह हुआ और कैसे भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ। अब इनकी आलोचना की जाती है, इनकी भी कई बातें गलत साबित हुई, तो हम देख लेते हैं आलोचना कैसे की गई। वेगनर ने यह नहीं बताया कि इतने विशाल महाद्वीपों को खिसकाने के लिए कौन सा बल कार्य करता है। मतलब इन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो घूर्णन है यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल, इन दो शक्तियों का इन्होंने उल्लेख किया, लेकिन ये बल वैज्ञानिकों को पर्याप्त तार्किक नहीं लगे। यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं या जो आगे के वैज्ञानिक आएंगे उन्होंने उसको गलत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये ज्वारीय बल और ये पृथ्वी के घूर्णन शक्ति के कारण जो उत्पन्न हुआ बल है, इसके कारण कोई भाग पृथ्वी का पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं हो सकता, ये गलत है, इतनी ताकत नहीं है ज्वारीय बल में। कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि जो समान जीवाश्म और वनस्पति के अवशेष अलग अलग महाद्वीपों पर पाए गए हैं वो महाद्वीपीय प्रवाह का प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों ने आगे ये भी कहा, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जीवाश्म एक जैसे पाए गए हैं तो महाद्वीप जुड़े रहे होंगे, तो वैज्ञानिकों ने आगे कहा कि ऐसा कोई तथ्य सही नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है कि महाद्वीप पर अगर एक जैसे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो जुड़े थे। ये कोई बहुत सटीक जानकारी आपने नहीं दी है। फिर इनसे पूछा गया, वेगनर ने महाद्वीपों की गति और उनकी दिशा का अनुमान लगाया, लेकिन ये अनुमान आधुनिक मापन के आधार पर सही नहीं साबित हुए, सटीक नहीं थे। जैसे इन्होंने 30 मीटर प्रतिवर्ष बताया था, मतलब वेगनर ने बताया था कि जो महाद्वीप खिसक रहे हैं ये 30 मीटर प्रति वर्ष खिसक रहे हैं, लेकिन आज अगर देखें तो 2 से 5 सेंटीमीटर ही प्रतिवर्ष खिसक रहे हैं। पृथ्वी या जो भी पृथ्वी पर महाद्वीप हैं ये 2 से 5 सेंटीमीटर ही प्रतिवर्ष खिसकते हैं।
लेकिन इन्होंने बताया था 30 मीटर। सोचिए कितना ज़्यादा बता दिया था, तो ये भी इनकी गलत साबित हुई। तो बहुत सारी चीज़ें थीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है। इतना ही मैंने बहुत बता दिया, डिटेल में इतना कोई जल्दी बताता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, यही इतना था। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे और सारी थ्योरीज़ हैं इसमें, कुछ जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़ है और एक संवहन धारा का सिद्धांत, अगर वो भी होगा आपके सिलेबस में देखूंगा तो वो भी पढ़ा दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।